Hello, good morning students. Now we're discussing ninth class chemistry and your today's topic in chapter 2, that is matter around us pure, is chemical changes. तो लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल चेंज को कंप्लीट किया था. अभी हम केमिकल चेंज को पढ़ेंगे जो एक्चुअली में अपोजिट है एज दैट ऑफ फिजिकल चेंज. तो क्या होता है केमिकल चेंज? इट इज अ परमानेंट चेंज It is a permanent change in which one or more new substances are formed that have different composition and properties from earlier one. Okay, so that will be the definition of chemical change. क्या होगा केमिकल चेंज? ये एक परमानेंट चेंज है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा, एक तो बनेगा ही बनेगा, एक से ज्यादा भी नए सब्सटेंस बन सकते हैं. ठीक है, और जो जिससे बना है, जैसे मान लो ए से बी बन रहा है, तो जो बी बनाना हो सकता है ए के बने, हो सकता है बी प्लस सी, एक से ज्यादा भी बन जाए. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन है, ये जिस चीज से मिलके बने हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो अर्लियर मतलब जो पहले था उससे काफी अलग मिलेंगी. तो ए की प्रॉपर्टी बी और सी से मैच नहीं करेंगी. ए की प्रॉपर्टीज की कंपोजिशन जो है, ए की कंपोजिशन भी बी और सी की कंपोजिशन से मैच नहीं करेंगी. These changes are irreversible. ये जो चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं. मतलब एक बार अगर ये हो गए, परमानेंट बोला ना, तो इनको आप वापस नहीं कर सकते. ओके, सो फिजिकल चेंज में क्या था कि इनके अंदर प्रॉपर्टीज सेम ही रहती है, ज्यादा बदलती नहीं है. ये चेंज रिवर्सिबल है. ये चेंज एक टेम्परेरी चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. इसमें जस्ट अपोजिट है, नया सब्सटेंस बनेंगे, प्रॉपर्टीज बदलेंगी. change is not temporary, it is permanent change and this change is irreversible. आप इसको वापस नहीं ले जा सकते हो. जैसे इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये एक परमानेंट चेंज है. इसको हम एक केमिकल चेंज बोलेंगे. ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई नई लोहे की चीज आती है तो एक्चुअली वो थोड़ी शाइनी ग्रेश कलर की होती है, पर धीरे धीरे जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, हवा नमी के कांटेक्ट में आती है, तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोहे का जंग बोलते हैं. आप सबने प्योर लोहा देखा है, आपने सबने जंग लगा हुआ लोहा देखा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग बन जाती है. अगर लोहे को जंग लग गया तो अब वो पहले जैसा लोहा नहीं रहा. होता क्या है, आयरन Fe सिंबल है उसका, ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लेता है Fe2O3 डॉट XH2, जिसको हम रस्ट बोलेंगे, जंग. जो ब्राउन कलर का होता है, तो जो तुम्हें ब्राउन कलर का वो कंपाउंड दिखता है लोहे के ऊपर जिसको हम जंग बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में एक कंपाउंड है Fe2O3 डॉट XH2. और जाहिर सी बात है ये एक परमानेंट चेंज है. ऐसा कभी नहीं होता ना कि अपने आप जो जंग लगा हुआ लोहा है वो दोबारा से साफ लोहे में कन्वर्ट हो गया, नहीं होता है कभी. जंग की जो प्रॉपर्टी है, जो ब्राउन कलर का मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी लोहे जैसी नहीं होती है बिल्कुल भी. तो ये जो चेंज है वो क्या होगा बेटा, एक केमिकल चेंज का नाम इसको दिया जाएगा. परमानेंट है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए और फिर थोड़ी देर के लिए जंग लगा फिर लोहा ठीक हो गया. नहीं, एक बार लग गया तो लग गया, वो लोहा खराब हो चुका. ठीक है, प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, आयरन की प्रॉपर्टीज कंपाउंड से मैच नहीं करती हैं. एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्योंकि फिजिकल चेंज के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, बट एनर्जी जो है वो यहाँ इन्वॉल्व हो सकती है. थोड़ी बहुत एनर्जी बाहर निकलती है इस रिएक्शन के अंदर. ओके, सो नाउ अगला टॉपिक आपका रहेगा एक्सपेरिमेंट टू शो दैट केमिकल चेंज इज प्रोसीडिंग. किसी एक्सपेरिमेंट से इस बात को पता करेंगे कि केमिकल चेंज जो है एक्चुअली में वो हो रहा. बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखेंगे कि परमानेंट चेंज हो, रिवर्सिबल ना हो रहा हो. अगर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है तो भी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, तो एक्सपेरिमेंट से कंफर्म करेंगे.
experiments to show chemical change. Okay, so now first is burning of wood. आपने लकड़ी को जलाया और फाइनली वो राख में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम केमिकल जो है वो प्रोसेस का जो है नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। वुड जो है ना बेटा एक्चुअली में वो कोई एक मिक्सचर है, वो कोई कंपाउंड नहीं है कि आप उसका फॉर्मूला लिख दें। बट वुड के अंदर जो मेनली पाया जाता है वो सेलुलोज है। वुड मेनली कंटेन्स 50 to 60% सेलुलोज, ठीक है। और सेलुलोज का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर N। N इज अ नंबर, इट कैन बी लाइक 100, 200, 1000, 10,000 कितना भी हो सकता है। पर ये एक ऐसा कंपाउंड पॉलीमर एक्चुअली में आप कह सकते हो कि वुड के अंदर लकड़ी के अंदर मेनली ये चीज पाई जाती है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। आप इसको जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हम कोई लकड़ी जला रहे हैं तो देखो आप इसको यूं लिख सकते हो C6H10O5। तुम छोटी क्लास में हो तो तुम्हें सिंपल करने के लिए इस इक्वेशन में N नहीं लगाया, अदरवाइज सही फॉर्मूला होगा जब यहाँ पे N लगेगा। तो ये आपने लिखा वुड, क्योंकि वुड के अंदर मेनली यही चीज है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और आप इसको थोड़ा हीट करोगे, शुरू में एक बार इग्निशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो फाइनली ये CO2 H2O लाइट और हीट में कन्वर्ट हो जाता है। भाई जब भी तुम लकड़ी जलाते हो, जैसे चूल्हे में लकड़ी जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, क्योंकि इतनी गर्मी है वहां पे, तो जो पानी बाहर निकलेगा उसके भी वेपर बन जाएंगे, वो वेपर की फॉर्म में बाहर लाइट निकलती है। जब कोई लकड़ी जलेगी तो रोशनी दिखेगी आपको, और गर्मी तो उससे निकलती ही है, ठीक है। अब ये चेंज परमानेंट है, इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि एक बार लकड़ी जल के अगर इसमें कन्वर्ट होगी, राख नीचे बच गई, तो क्या आप राख से वापस लकड़ी बना लोगे? नहीं बन सकती। मतलब ये इरिवर्सिबल जो चेंज है वो है। क्या लकड़ी की प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी से मैच करती है? बिल्कुल नहीं करती है। लकड़ी पानी जैसी नहीं होती, लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इस चेंज को आप वापस भी नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है, परमानेंट चेंज है। इसका मतलब लकड़ी एक बार जल गई तो जल गई। अब आप यूं नहीं कर सकते कि जली हुई लकड़ी वापस से धीरे धीरे दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। नया सब्सटेंस बना, क्योंकि पहले जो सब्सटेंस था उससे आपके बने हुए प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। भाई नई चीज बन गई ना, ये थोड़ी ना है कि बस मैडम स्टेट बदल गई, लकड़ी पिघल गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने नई चीजें बना दी, नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हुआ, एनर्जी बाहर निकली। देखो कितनी, जब आप लकड़ी को जलाते हो तो कितनी रोशनी और कितनी ज्यादा गर्मी निकलती है, तभी तो हम सर्दियों में आग से हाथ सेकते हैं, कितनी गर्मी मिलती है हमें उससे। तो इसका मतलब एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है, कोई नया सब्सटेंस बना है। सो हम कह सकते हैं दैट दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो चलो इसके और एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, तो लकड़ी जो है बेटा वो मेनली सेलुलोज करती है, तो जो कागज है वो हम पेड़ों से ही बनाते हैं, तो कागज के अंदर भी जो मेनली चीज है वो सेलुलोज ही होती है। जब तुम कागज को जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, लाइट, हीट बाहर निकलेगी। ये चेंज भी इरिवर्सिबल है, क्योंकि कागज जलने के बाद उसकी राख से वापस कागज नहीं बना सकते हैं, ये एक परमानेंट चेंज है। तो बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन होगा जैसे हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि पेपर भी हमें पेड़ से ही मिलता है, दैट इज मेनली C6H10O5, और उसको जलाने पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, हवा के अंदर मैग्नीशियम रिबन पाया जाता है लैब में, एक सिल्वर कलर का रिबन होता है पतला सा, उसको जब आप हवा में जलाओगे तो वो चेंज कैसा है, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि मैग्नीशियम जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम की ऑक्साइड बना लेता है। तुम्हें लगेगा क्या कि मैग्नीशियम रिबन लोगे, आप उसको फ्लेम पे रखोगे तो जैसे कागज जलता है, तुम्हें लगेगा जैसे ऐसे जल रहा है और नीचे एक राख सी बन रही है, वो राख एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। जो ऐश नीचे बचेगी ना जलाने के बाद मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड दैट्स व्हाई दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि तुम्हारे रिएक्टेंट से तुम्हारा प्रोडक्ट अलग है।
जो पहले था उससे आपका कंपाउंड अलग है, इसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेंगी। एक बार मैग्नीशियम का रिबन जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और बिकॉज तुमने हीट किया है तो यहाँ पे एनर्जी तुमने सप्लाई की है, क्योंकि तुम इसको गर्म कर रहे हो ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो, तो तुम इसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो एनर्जी इन्वॉल्व हो गई, चेंज परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, नया सब्सटेंस बन गया, दैट्स व्हाई दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट देखिए आप। Now some more example of chemical changes is example number 3, making curd from milk, making curd from मिल्क, ठीक है, दूध से दही बनाना, तो ये केमिकल चेंज है। क्यों बेटा, क्योंकि दूध और दही की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, आप सबने खाया है, दूध जैसा बिल्कुल भी दही नहीं होता है, तो इसका मतलब नई चीज बनी, क्योंकि मिल्क जो है वो कर्ड जैसी प्रॉपर्टी नहीं रख रहा, अलग प्रॉपर्टी है। दिस चेंज इज इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार दूध से दही बन गया तो हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते, वापस नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है, परमानेंट चेंज है। यूं तो नहीं होता कि थोड़ी देर के लिए दूध से दही बन गया फिर वापस से जो है दही दूध में कन्वर्ट हो गया, मतलब टेम्परेरी चेंज नहीं है, परमानेंट है, नई चीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से बिल्कुल अलग होती है और हम चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस इज ए केमिकल चेंज। 4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है पानी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इतनी इलेक्ट्रिसिटी देना कि पानी टूट जाए, हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दें और ये टूट जाए इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगा, कैथोड, एक इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि अगर आपने पानी को इतनी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी कि वो टूट गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, तो वापस ये नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस वापस मिलेंगे तो पानी बन जाएगा, नहीं, फिर आपको कंडीशंस अलग लेनी पड़ेंगी। और इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी का भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो होता है, यहाँ पे एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, इससे और इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती हैं, क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन आग भड़काता है जबकि पानी आग बुझाता है, तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही, ठीक है। हाइड्रोजन खुद जलती है और वाटर तो जलने से रोकता है चीजों को, तो प्रॉपर्टीज अलग है, नया सब्सटेंस बना है, चेंज परमानेंट है, रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज ए केमिकल चेंज। 5, बर्निंग ऑफ शुगर, चीनी का जलना, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, इसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सुक्रोज। तो जब हम सुक्रोज को हीट करेंगे बहुत ही स्ट्रांगली, तो हीट करने पे बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 12 कार्बन में और प्लस में 11 H2O में, 11 तो पानी के मॉलिक्यूल बाहर देता है और प्लस में 12 कार्बन, मतलब अगर आपने किसी पतीले में सूखी चीनी ली और उसको गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता जाएगा, कार्बन रह जाएगा नीचे, ठीक है, और जो चारकोल है, शुगर चारकोल जिसको बोलेंगे, और वाटर वेपर्स जो है वो बाहर चले जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। तो ये जो चेंज है वो भी एक केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि चीनी की प्रॉपर्टी कार्बन से मैच नहीं करती, ना पानी से मैच करती है, ठीक है, नया सब्सटेंस बन गया, एक बार चीनी को हीट करके तुमने कार्बन और वाटर बाहर कर दिया तो वापस से चीनी नहीं बन सकती है, परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है, नई चीज बनी है, और जाहिर सी बात है हम गर्म कर रहे हैं चीनी को उतना, तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोडियम इन वाटर। अगर हम सोडियम का छोटा सा टुकड़ा पानी में डाल दें तो क्या होगा, तो बेटा ये पानी में घुलेगा नहीं, ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा। किसी चीज का वाटर में सॉल्युबल होना एक फिजिकल चेंज हो सकता है, बट किसी का पानी के साथ रिएक्शन करना एक केमिकल चेंज है। तो सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा, क्या होगा, सोडियम Na जिसका सिंबल है, it react with water that is H2O to form sodium hydroxide NaOH and hydrogen gas. This is
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो जब हम पानी के अंदर छोटा सा सोडियम का टुकड़ा काट के डालेंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा एक कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस। अब ना इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच होती है, कोई नई चीज बन गई, ठीक है, और ये रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है। इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, परमानेंट चेंज है, वापिस नहीं किया जा सकता। एक बार आपने सोडियम का टुकड़ा डाल दिया पानी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन गई, तो वापिस से आप सोडियम नहीं बना सकते, उससे एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे आप सोडियम को पानी में डालेंगे वो ब्लास्ट करता है, तो काफी ज्यादा एनर्जी इसमें क्या होती है, इवॉल्व होती है। ओके, सो नाउ इतना सब कुछ देखने के बाद आपको क्या पता चला अबाउट द केमिकल चेंज, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के हैं, ठीक है, कि आप क्या देख के ये बता सकते हो दैट दिस चेंज इज केमिकल। सबसे पहले वो परमानेंट हो, मतलब कुछ देर के लिए ना हो रहा, एक बार हो गया तो हो गया, फिर वापस ना हो रहा हो, ठीक है। इरिवर्सिबल हो, वापस नहीं कर सकते हो। न्यू सब्सटेंस बन रहा हो, ठीक है, कोई नई चीज बन रही हो, चेंज इरिवर्सिबल हो। उसके बाद एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो, एनर्जी चाहे एब्जॉर्ब कर रहे हो चाहे आप इवॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और प्रॉपर्टीज मैच ना करती हो, जो पहले सब्सटेंस आपके पास था, जो बाद में सब्सटेंस आपके पास बना, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच ना करती हो। ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। नाउ some more examples of chemical changes, ठीक है। सो नंबर 1 इज डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा खाना पचता है वो एक केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि खाने के पचने से हमें एनर्जी मिलती है, हम खाना खाते बोलते हैं ना, उससे एनर्जी मिलती है। तो जब खाने के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो हम खाते हैं वो टूट के फाइनली ग्लूकोज बनाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। और एक बार खाना पच गया तो वापिस से आप पहले जैसा खाना नहीं बना सकते हो। बटर गेटिंग रेंसिड, तो बटर गेटिंग रेंसिड का मतलब है बटर का सड़ना, बटर गेटिंग रेंसिड। अगर आपने मक्खन है उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया, बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन में बहुत गर्मी वगैरह है, तो जो मक्खन है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। या किसी भी चीज का सड़ना और गलना समझ लीजिए, कोई फ्रूट एप्पल था वो सड़ गया, या फिर कोई और चीज है जो रखे रखे सड़ गई, तो उससे आप पहली जैसी चीज तो नहीं बना सकते ना। तो इसका मतलब वो एक कैसा चेंज है, केमिकल है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उसके ऊपर अटैक कर दिया और उस सब्सटेंस को खराब कर दिया। थर्ड है डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का जैसे मतलब ये मान लीजिए कोई छोटा मोटा जानवर था जो मर गया, तो अगर आप उसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मकोड़े अपना काम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसको मिट्टी में मिला देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे मान लो कोई छोटा सा जानवर कीड़ा ही मर गया, आपने उसको यूं ही मिट्टी में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे उसके अंदर वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। अब डिकम्पोज होने के बाद दोबारा से वो चीज तो नहीं बना सकते ना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट से हमारा मतलब है बेटा जो आपका फल है उसका पकना। जैसे एक कच्चा सेब है और धीरे धीरे पक रहा है, तो एक बार पका हुआ जो सेब है वो दोबारा से कच्चा नहीं हो सकता ना, ठीक है भाई, कच्चा सेब पक सकता है, बट ऐसा तो नहीं कि एक बार कोई फ्रूट पक गया तो वो अपने आप फिर दोबारा से कच्चा हो जाएगा, नहीं हो सकता वापिस। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अगला है मेकिंग ऑफ अ वाइन, मेकिंग ऑफ वाइन, शराब का बनना। अब शराब बेटा कई चीजों से बनती है, बाय एप्पल, यू नो, बाय चेरीज, बाय ग्रेप्स, ठीक है। तो एक बार आपने किसी भी फ्रूट को लेके बाय किसी भी प्रोसेस से आपने शराब बना ली, ठीक है, आपने अल्कोहल बना लिया, तो आप उस बनी हुई शराब से वापिस से पहले जैसे केमिकल्स को नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल या वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स समझ लीजिए, मोमबत्ती जो है वो वैक्स की बनी होती है, तो जब आप उसको जलाते हो तो धीरे धीरे उसका जो वैक्स है वो जलता है, क्योंकि मोमबत्ती का साइज छोटा होता है, पिघलता भी है वैक्स, ऐसा नहीं है कि गर्म करने से पहले सॉलिड वैक्स लिक्विड में भी आएगा, पर वैक्स जलता भी तो है, क्योंकि तभी तो मोमबत्ती छोटी हो रही थी, तो उतना ही मोम होना चाहिए था आपको, ठीक है। तो ये चेंज कैसा है आपका, केमिकल है, क्योंकि एक बार मोम जल गया, मोमबत्ती खत्म, तो आप वापिस से उसको नहीं ले सकते। 7 बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना,
अब कोयले जलेगा, उससे राख बनेगी, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, ठीक है, धीरे धीरे जल के वो राख बन जाएगा। अब राख से वापस कोयला नहीं बना सकते, एनर्जी इन्वॉल्व हुई, नई चीज बन गई, वापस नहीं जा सकते पहले जैसे, तो इट इज अ केमिकल चेंज। उसके बाद है 8 ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, किसी पेड़ का बढ़ना। तो बेटा जब पेड़ ग्रो करता है, हम ग्रो करते हैं, कोई एनिमल ग्रो करता है, तो हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जब हम बढ़ते हैं। आप किसी बड़े हुए पेड़ को छोटा नहीं कर सकते, मतलब अपने आप नहीं होगा, तुम काट दोगे तो बात दूसरी है। अब हमारी जो हाइट है वो बढ़ सकती है उम्र के साथ, घट थोड़ी ना सकेगी, ठीक है। तो हम चेंज को वापस नहीं कर सकते, और ये परमानेंट चेंज है। ये नहीं कि आज आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तो कल तुम्हारी थोड़ी ज्यादा या परसों कम हो जाएगी। इट इज अ परमानेंट चेंज, और आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। सेम पेड़ों के साथ है भाई, पेड़ों को हम काट रहे हैं वो अलग बात है, अदरवाइज अपने आप उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है 9 कटिंग ऑफ ट्रीज। अब इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात का मतलब समझो। इसने कटिंग ऑफ ट्रीज को केमिकल चेंज में दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़े पेड़ को छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। जैसे हम अक्सर किसी पेड़ को काटते हैं, अगर वो कहीं रास्ते में, रोड में, घर बनाने में आ रहा है तो हम पेड़ को कट कर देते हैं और उस पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मतलब एक साइड में कर देते हैं। वो एक फिजिकल चेंज है कि आपने बड़े पेड़ के छोटे टुकड़े कर दिए। यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज का मतलब है, जैसे कई बार जब पेड़ बहुत ज्यादा फैल जाता है तो हम उसकी थोड़ी छटाई कर देते हैं, उसकी जो बड़ी बड़ी टहनियां हैं उसको कट कर देते हैं। ये उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर बड़ी टहनियों को आपने कट कर दिया तो कुछ टाइम बाद वो दोबारा से फूटने लग जाती हैं। हम करते हैं ना अक्सर, भारी पेड़ को कई बार हल्का कर देते हैं, फिर दोबारा से वो जैसे ही सीजन आता है उसमें से नई टहनियां फूटने लग जाती हैं। तो कटिंग ऑफ ट्रीज से इसका मतलब क्या है कि उसकी ड्रेसिंग करना, उस पेड़ की थोड़ी कटाई छटाई करना, जैसे अक्सर हमारे लॉन में हम घास वगैरह के साथ करते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगला है आयरन और सल्फर को साथ में हीट करके आयरन की सल्फाइड बनाना। तो आयरन और सल्फर को हीट किया, नई चीज बन गई आयरन की सल्फाइड, तो ये कैसा है, केमिकल चेंज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है दैट इज कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना। तो जैसे आपने कच्ची वेजिटेबल थी, मान लीजिए आपने आलू की सब्जी बनाई, आलू टमाटर प्याज सब कुछ आपने डाला, तो बनने के बाद जो सब्जी है, ठीक है, उससे वापस तो हम पहले जैसे रॉ वेजिटेबल्स नहीं निकाल सकते। रॉ वेजिटेबल से जो सब्जी है उसका टेस्ट डिफर करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी, ठीक है, और वो परमानेंट चेंज है। यूं तो नहीं होता थोड़ी देर बाद कढ़ाई में से अपने आप आलू प्याज टमाटर सब अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का थक्का जमना। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून जैसे हमारे कहीं भी कट लग जाता है तो कुछ टाइम बाद वहां पे खून का थक्का जम के खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे आयंस काम करते हैं उस प्रोसेस के लिए। अगर खून का थक्का ना जमे तो आपके एक छोटे से कट से भी बहुत सारा खून बह सकता है और फिर उससे इवन डेथ भी हो सकती है। जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनमें ज्यादातर डेथ्स इसी वजह से होती है कि एक्सीडेंट हो गया, कहीं ज्यादा चोट लगी और ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी चोट लगेगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज को थक्का बनाने से। जैसे मान लीजिए ज्यादा घाव है तो उसके ऊपर इतना लंबा जाल बनाने में, क्लॉट बनाने में टाइम लगेगा, तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। तो क्लॉटिंग एक केमिकल चेंज है जो हमारा शरीर करता है खून के वेस्टेज को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये तो मैं समझा ही चुकी हूं कि जब लोहे को जंग लगता है तो वो एक नया कंपाउंड बनाता है Fe2O3.XH2, जो कि जंग है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है। अगला टॉपिक आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, कि इतना पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला कि अगर कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण होंगे। तो वो चीज ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूं, तो ये आप खुद कर लेना। 2-3 प्रॉपर्टी, जैसे दिस चेंज इज परमानेंट, दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। मास के अंदर आपको जो चेंज है, द मास ऑफ द सब्सटेंस इज अंडरगोइंग सम चेंज, वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा। फिजिकल में मास कम ज्यादा नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपका जो सब्सटेंस है वो कोई चेंज होने के बाद, केमिकल चेंज होने के बाद उसके वजन के अंदर कम ज्यादा चीजें हो सकती हैं, थोड़ा बहुत। एनर्जी इन्वॉल्व होगी, या तो एब्जॉर्ब करोगे एनर्जी को या फिर आप इवॉल्व करवाओगे, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, सेम है, पढ़ चुके हो। इसके बाद एक काम आपको और करना है, द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज।
आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, दोनों को सेपरेटली मैं समझा चुकी हूँ, साथ साथ मैंने डिफरेंस भी बता दिए थे कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये 2 होमवर्क आप करोगे घर से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज आप खुद लिखेंगे नोटबुक में, और द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज भी आप खुद करेंगे। तो फिर कल मैं जो नया टॉपिक करवाऊंगी वो होंगे चेंजेस दैट हैव बोथ द प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल। कुछ ऐसे चेंज भी होते हैं जिस एक ही चेंज में केमिकल भी हो रहा होता है और फिजिकल भी हो रहा होता है, तो उसको हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही।